इंकलाब जिंदाबाद, सबको शिक्षा सबको काम, अरे सबको शिक्षा सबको काम। आपको बधाई देता हूं कि आप इस मौके के ऊपर, जब कोरोना के कारण सभी डरे हुए हैं, उस मौके पर एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आप इकट्ठे हुए हैं। करोड़ों की संख्या में हरियाणा में युवा हैं, छात्र हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, ये दिखाता है कि आपके अंदर उनसे ज़्यादा जागरूकता है। आप सजग हैं अपने भविष्य के बारे में, अपने समाज के बारे में, इसलिए मैं दोबारा से आपको क्रांतिकारी बधाई देता हूँ। दोस्तों, जैसे नरेश ने भी बताया कि कोरोना तो आया ही आया है, क्या इससे पहले बेरोजगारी का संकट नहीं था? क्या शिक्षा का संकट नहीं था? क्या स्वास्थ्य का संकट नहीं था? क्या पर्यावरण का संकट नहीं था? क्या नशाखोरी का संकट नहीं था? ये सब के सब इस कोरोना से पहले भी उपस्थित थे, लेकिन जैसे ही कोरोना आया उसने इसकी जो रेट थी बढ़ने की, उसमें कैटालिस्ट का काम किया और इसकी रफ्तार को दुगना कर दिया। मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूंगा इस बारे में, मुख्य वक्ता हमारे बीच में और साथी भी हमारे बीच में बातचीत रखेंगे, लेकिन क्या परिस्थितियां हैं और क्या मजबूरी हुई कि छात्र युवाओं को जब एग्ज़ाम देने चाहिए थे, टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए थी, कोरोना के मद्देनज़र घर में रहना चाहिए था, दूरी बना के रखनी चाहिए थी, उस समय पे हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। कुछ तो मजबूरी थी, और ये मजबूरी कुछ आंकड़े छोड़े से मैं आपको बताना चाहूँगा। हरियाणा एक समृद्ध प्रदेश है, लेकिन आज के दिन हरियाणा में 33% बेरोजगारी है। मतलब 3 लोगों में से 1 बेरोजगार है, और ये 2 साल पहले तक 28% था, सिर्फ 2 साल में 5% बढ़ गया, 33% पे आ गया। उसके साथ साथ सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन 2014 का एक आंकड़ा, जब 2014 में केंद्र में एनडीए की, बीजेपी की सरकार बनी, तब 48% जो प्रॉपर्टी है पूरे इंडिया की, उसके ऊपर के जो 1% लोग हैं उनका कब्जा था, वो मालिक थे उसके। वो 1% मतलब 1,30,00,000 लोग आज के एवज में, 130 करोड़ भारत की पॉपुलेशन है। उसमें ये मान के चलो आप कि अगर संसाधनों का सही से बंटवारा होता, या कोरोना के कारण जो ये विपदा आई है उसमें उनकी संपत्ति घटनी चाहिए थी, लेकिन आपको आश्चर्य होगा आज 6 साल बाद उन 1% के पास 67% प्रॉपर्टी चली गई है। 19% गरीब लोगों के पास जो प्रॉपर्टी थी वो उनसे छीन करके उन 1% लोगों के पास चली गई। और ये हुआ इसलिए इस दौर में जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी सभी को बेच दिया गया। एनपीए लगातार 8 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़ हो गया, 4 लाख करोड़ उनको छूट मिल गई उन्हीं 1% लोगों को। उसके साथ साथ जितने भी हमारे रोजगार थे उसमें तकनीक के कारण पहले 8 घंटे फिक्स था, अब 10 घंटे फिक्स नहीं है, 12 घंटे फिक्स नहीं है। सरकार ने कह दिया कि 1000 दिन तक कोई श्रम कानून नहीं रहेगा, आप किसी से 8 घंटे काम लो, 10 घंटे काम लो, 12 घंटे काम लो, 16 घंटे काम लो, आपकी मर्जी। दूसरी बात ये कह दी कि काम तो लेंगे ही लेंगे, मिनिमम वेज जो सरकार ने तय किया था
4,200 रुपये, उसमें भी छूट है। उससे भी अगर कम आप करवा सकते हैं तो करवा लें। इसके ऊपर से पहले 18 साल ये था कि 18 साल से कम की उम्र का जो बच्चा होता है उससे आप काम नहीं ले सकते। वो रूल तोड़ के 18 से 14 साल कर दिया। उसके ऊपर से अब नई शिक्षा नीति आ गई। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं कि 5वीं और 8वीं में एग्जिट पॉइंट दे दिया। पहले 10वीं के बाद ITI करते थे, पॉलिटेक्निक करते थे कि भी 18 साल की उम्र तक वो डिप्लोमा करके तैयार हो जाएंगे कुछ काम करने के लिए। लेकिन अब जैसे ही 14 साल की एग्जिट पॉइंट भी 5वीं और 8वीं पे डाल दिए कि 5वीं के बाद आप कोई एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करो और बाल मजदूरी करो 14 साल के होते ही, या मैक्सिमम आप 8वीं करो और आ जाओ। 3000 की कम संख्या से के जो कॉलेज हैं जिनमें रोजगार मिला था, ब्लॉक स्तर पे गांव में कॉलेज खुले थे, कह दिया 3000 से कम संख्या के जो कॉलेज हैं वो सारे बंद करेंगे, लिखित में दे दिया। अब उससे बेरोजगारी भी बढ़ी, कोरोना के कारण अनेकों फैक्ट्रियां भी बंद हुई। इस कारण से हम मजबूर हो गए कि ऊपर से हम जो उम्मीद लिए बैठे थे कि कोरोना आ गया, ये सब संकट है, रोजगार छीना है, तो सरकार क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां करेगी, नए पद सृजित करेगी ताकि आर्थिक मंदी से लड़ा जा सके, बेरोजगारी से लड़ा जा सके, जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो बेहतर हो सके, हमारा पर्यावरण अच्छा हो सके। लेकिन सरकार ने क्या किया? हरियाणा सरकार ने और केंद्र सरकार ने 1 साल के लिए भर्तियों पर रोक लगा दी। कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई नई नोटिफिकेशन नहीं होगी। तो काम ऐसा कर दिया कि जो तैयारी कर रहे थे उनका भी तोड़ के आप तैयारी ना करो, आप क्या करो? आप मनरेगा में जाओ। आप में से भी अनेकों साथी बैठे होंगे, नहीं तो हम इस अभियान के तहत अनेकों गांव में गए हैं, BA किए हुए, MA किए हुए, MSc किए हुए, और हरियाणा से बाहर भी NDTV ने दिया कि PhD किए हुए भी आज के दिन मनरेगा में काम कर रहे हैं। हालात उसके भी खराब हालांकि, लेकिन मनरेगा में 300 रुपये की दिहाड़ी में PhD किया हुआ विद्यार्थी दिहाड़ी करने को मजबूर है। ये सब परिस्थितियां रही जिसके कारण हमें सोचना पड़ा कि इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं कितनी भी तैयारी कर लूँ, मैं 99% नंबर ले लूँ, मैं PhD कर लूँ, मैं HTET कर लूँ, मैं CTET कर लूँ, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि रोज़गार मिल जाएगा। तो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ की भी तैयारी कर लो, टॉप में आ जाओ। तो अब तो वो भी नहीं बचा कि आप PhD कर लेंगे, आप 90% नंबर ले लेंगे, HTET कर लेंगे। एक बड़ा मजाक सरकार ने HTET के बारे में किया है। 2012 में भर्तियाँ निकली थी हरियाणा में JBT की, जो 5वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। उसके बाद कोई भर्ती नहीं निकली। और HTET की मान्यता कितने साल होती है? HTET की मान्यता 5 साल होती थी। विद्यार्थी कोर्ट में गए कि जी कोई भर्ती नहीं निकली, 5 साल हो गए। कोर्ट ने कहा इसको 7 साल कर दो। 7 साल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भी भर्ती निकालो, सरकार ने कह दिया निकालेंगे। उसके बावजूद सरकार ने भर्ती नहीं निकाली, और जब कोर्ट ने उसके ऊपर सरकार के ऊपर जुर्माना लगाया कि आपने कहा था भर्ती निकालेंगे और आपने निकाली नहीं, तो कोर्ट ने सरकार ने क्या किया? पहले 25 जो विद्यार्थी होते थे 25, उनके ऊपर एक टीचर होता था। अब सरकार ने क्या किया कि जी हमने तो 30 बच्चों के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर एक टीचर कर दिया, और हमारे पास जो पद थे वो सरप्लस हैं, हमें अध्यापकों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहें तो हमारे पास जो सरप्लस है उनको हटा दे, जैसे PTI को हटा दिया। तो ये जो स्थिति बनी है ओवरऑल, और कोरोना के टाइम में अस्पतालों में कोई इलाज नहीं है, कोई एडमिट नहीं कर रहा है, उस समय पे हमें सोचना पड़ा कि युवाओं को एकत्रित किया जाए। और युवा ही क्यों? क्योंकि हमारे देश में, भारतवर्ष में
60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 14 साल से 40 साल की उम्र के बीच के हैं। वो या तो पढ़ रहे हैं, थोड़े बहुत रोजगार में है, किसी कच्चे पक्के में, या फिर वो बेरोजगार हैं। इसीलिए जो इतनी बड़ी संख्या है 60 करोड़ लोग, तो इनका भविष्य क्या होगा? तो जब इनके ऊपर सबसे बड़ी समस्या है, बड़ी आपदा है, तो इन्हीं लोगों के बीच से समाधान निकलेगा। इसीलिए एसएफआई ने और डीवाईएफआई ने मिलकर के एक योजना बनाई कि हम विद्यार्थियों को, युवाओं को इकट्ठा करेंगे और इसमें बेरोजगार युवा मंच, एक मंच की सोची कि कोई ऐसा मंच बने और जिसमें सिर्फ एसएफआई और डीवाईएफआई नहीं रहेंगे, उसमें अनेकों युवाओं के जो संगठन हैं, जो हमारे ये जो मुद्दे लिखे हुए हैं, जो इनके साथ सहमत हो, उन लोगों से भी बातचीत की और उसमें कुछ गांव के क्लब, कुछ संगठन विद्यार्थियों के, युवाओं के, वो जुड़े और आज ऑफिशियली तौर पे इस बेरोजगार युवा मंच का एक कोऑर्डिनेशन, एक कोई कमेटी बना के, ताकि इसमें आगे पूरे हरियाणा से जितने भी संगठन बने हुए हैं जो इन मुद्दों के साथ सहमत हों, उनको इस बैनर के नीचे लाया जा सके और ये बेरोजगारी की, शिक्षा की जो लड़ाई है, स्वास्थ्य की, नशा मुक्ति की जो लड़ाई है, वो मजबूत हो और हरियाणा में दिखे कि हाँ, युवा जीवित हैं, युवा उठ रहे हैं, उनमें एनर्जी है। जो लोग कह देते हैं युवा कुछ नहीं है, लफंडर हैं, हम उस परिदृश्य को बदलने का काम करेंगे। और आप लोग इतनी भारी संख्या में जो आज यहाँ शामिल हुए हैं, इसने ये साबित कर दिया है कि आज ये ट्रेलर के रूप में शुरुआत हो रही है। मूवी पूरे हरियाणा में अगले 1-2 महीने के अंदर दिखा दी जाएगी, रिलीज कर दी जाएगी। ये काम आप साथी करेंगे।